everyone, this is Shalini and you're watching Math is Fun with Shalini। तो ग्रेड 4 के बाद आज नंबर है ग्रेड 5 के सैंपल पेपर को सॉल्व करने का फॉर 2022 एंड 23। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हैं आगे और क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10 के वीडियोज भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर देन व्हाट विल बी द मिडिल डिजिट ऑफ द नंबर व्हिच विल बी एग्जैक्टली इन द मिडिल। ओके, तो सबसे पहले तो हमको इसको जो सीक्वेंस हमको दी हुई है नंबर्स की, इसको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है यानी कि हमें सबसे पहले लिखना है बिग नंबर और फिर हमें मूव करना है स्मॉल नंबर की तरफ। ओके, तो सबसे पहले हम इनमें से बिग नंबर देख लेते हैं। नंबर कंपेयर करना तो आप सबको आता है ना। तो सबसे पहले देखो लेफ्ट साइड के डिजिट से स्टार्ट करते हैं। तो 875 इज द बिगर नंबर, देन आफ्टर दैट वी हैव 725, देन 493, उसके बाद है 423, देन 317, 283 एंड लास्ट में है हमारे पास 269। ओके, सो नंबर ऑफ डिजिट्स एक बार काउंट कर लेते हैं। नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, यस 7 नंबर्स हमारे पास यहाँ पर हो गए हैं। अब देखो 7 नंबर्स हैं तो ये ऑड नंबर्स हैं, तो इसमें हमको मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं हम। यूं तो आप मिडिल टर्म इजीली देखकर निकाल सकते हो। देखो ये है मिडिल टर्म। क्यों है ये मिडिल टर्म? क्योंकि इसके इस तरफ भी 3 नंबर है और इसके इस तरफ भी 3 नंबर्स हैं, तो ये एकदम सेंटर में है। लेकिन अगर ज्यादा नंबर्स हो और तब आपको इस तरह से काउंट करके निकालना पड़े तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, मैथ ओलंपियाड में आप उसको यूज कर सकते हो। n+1 डिवाइडेड बाय 2 वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है 7, तो 7+1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 4th टर्म। तो अब हम इसको काउंट कर सकते हैं। देखो 1 2 3 और 4th है ना, ये 4th टर्म। तो अब हमको क्या करना है, मिडिल टर्म का मिडिल डिजिट निकालना है हमको कि क्या होगा। तो मिडिल टर्म ये है और इसका मिडिल डिजिट है 2। तो 2 इज इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Second question is, Mohit travels 12 kilometer west, 3 kilometer towards south and then 12 kilometers towards east. How far is he from the starting points? Okay, so suppose the starting point is this. Okay, this is Mohit and he travels towards west. West किस तरफ होता है? देखो ये होता है हमारा डायरेक्शन। इसमें यहाँ ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ओके, तो वो वेस्ट की तरफ चला है कितना, 12 किलोमीटर। ठीक है, देन 3 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, उसके बाद यहां से साउथ की तरफ आ गया है कितना, 3 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट किस तरफ है, इस तरफ, और फिर से चला है 12 किलोमीटर। तो अब हमें बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट यानी यहां से कितना दूर है। हमको इस लाइन का इसका जो है डिस्टेंस बताना है। अब देखो ये एक रेक्टेंगल बन गया है। रेक्टेंगल में आमने सामने के जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल और इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सामने 12 किलोमीटर्स हैं, इस तरफ ये हमारा 3 किलोमीटर है, तो डेफिनेटली ये भी हमारा 3 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो 3 किलोमीटर है हमारा ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें हमको कुछ भी कैलकुलेशन पार्ट नहीं था, बस हमको इसको फिगर बना के चेक करना था। तो डायरेक्शंस याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो आप ऑलरेडी जानते हो, काफी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो, है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं ओलंपियाड में, डरने वाली कोई बात नहीं है। So third question is, there is certain relationship between figure 1 and 2. Establish a similar relationship between figures 3 and 4 by selecting a suitable figure from the options to replace the question mark in figure 4. अब यहाँ पे 1 और 2 में आपको दिखाया है करके कि आप किस तरह से फिगर्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस फिगर को आपको 3 और 4 वाले फिगर को कैसे सॉल्व करना है वो आपको दिखाया है। तो आपको ध्यान देना है छोटी छोटी चीजों पर भी। देखो ये जो यहाँ पर क्रॉस है ये यहां जाकर प्लस बन गया। ठीक है, क्रॉस प्लस कैसे बनेगा, जब हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे।
जब हम इस क्रॉस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे तो ये प्लस का साइन बन जाएगा। तो इसी तरह ये जो V है इसको भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, है ना। उसके बाद ये सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप, उसको आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमा दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया 90 डिग्री, तो ये इस तरह से हो गया। इसी तरह हम इस कोन को भी घुमा देंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक डॉट है जो यहाँ पर फिल था पूरा और यहाँ पे हॉलो है, तो यहाँ पर फिल डॉट है तो यहाँ पर हम इसको हॉलो बना देंगे। तो अब देखो जो इस तरह का हमने 4 वे बनाया है, इस तरह का फिगर कहाँ है, इस तरह का फिगर है हमारे पास डी में। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखो अगर आप बोलोगे तो ये सिलेंडर हो सकता है ये इस तरफ भी गिरा हो, ठीक है, तो हम ट्राइंगल को इस तरफ भी गिरा सकते थे, लेकिन इस तरफ अगर हम गिराते हैं तब ये V जो है हमारा वो मैच नहीं करता है, इसीलिए हमने ये अज्यूम किया है कि ये जो सिलेंडर है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही उन्होंने मूव किया है, इसीलिए हमने अपने फिगर को भी, अपने कोन को भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है। मैथमेटिकल रीजनिंग से हमारा क्वेश्चन है कि रेक्टेंगल ACGEG below is divided into 4 parts. BCDX is a square. What is the area of shaded part? अब यहां पर देखो आपको पूरा ACGE ये पूरा आपको एक बड़ा सा रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है। इस रेक्टेंगल्स को 4 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। हमको ये वाले जो शेडेड पार्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका हमको एरिया बताना है, ठीक है। 3 जो एरियाज हैं वो आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। इस रेक्टेंगल का एरिया आपको दिया हुआ है 16 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर का दिया है 4 स्क्वायर मीटर और ये रेक्टेंगल का आपको दिया है 8 स्क्वायर मीटर। तो इस वाले रेक्टेंगल का निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमको एक तो L चाहिए और दूसरा हमको यहाँ पर B भी चाहिए, राइट। तो ये वाली लेंथ कैसे निकलेगी, अगर हमको ये वाली लेंथ पता चल जाए तो ये भी निकल जाएगी, है ना। कोई भी एक लेंथ हमको पता चल जाए और दूसरा हमको ये वाली लेंथ चाहिए, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए। हमको मालूम क्या है, गिवन क्या है हमको क्वेश्चन में, देखो हमको गिवन ये है कि स्क्वायर जो है, स्क्वायर उसका एरिया हमको यहाँ पर क्लियर है। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, राइट, यानी कि साइड का स्क्वायर, और वो हमको दिया हुआ है 4। तो इसको हम साइड इनटू साइड को लिख लेते हैं। सपोज करो इसका एरिया, इसका साइड है a, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं a स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, √4 यानी कि 2, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, यानी कि इसकी हर एक साइड हो गई 2 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो अब ये वाले रेक्टेंगल में देखो हमको ये साइड पता चल गई है, तो ये साइड हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमको एरिया दिया हुआ है। तो अब हम क्या देखेंगे, रेक्टेंगल XDFE, ठीक है, उसमें हम रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है L इंटू B, एरिया हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 8, ठीक। L हमको पता करना है, ब्रेथ हमको पता चल गई है कितनी है 2, तो L कितना होगा 8/2 यानी कि 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये वाली साइड हमको मिल गई है 4 सेंटीमीटर। अब हमको निकालनी है ये वाली साइड, ठीक है। अब ये वाली साइड हम कैसे निकालेंगे, देखो हमको ये साइड मिल गई है और ये साइड मिल गई है। अब ये 4 है, ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर है, तो टोटल कितनी हो गई यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर हो गई, राइट। अब ये 2 सेंटीमीटर हमको पता चल गई है क्योंकि हमने अभी निकाल ली है, तो हमको इसका भी निकल जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABHX, ठीक। L इंटू B, एरिया कितना दिया हुआ है हमको 16, राइट। L हमको निकालना है और B हमारे पास है 2, तो L कितना हो जाएगा 16/2 यानी कि 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो हमको यहां पर भी मिल गई है ये 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गई 4 और ये हो गई 8। अब हम निकाल सकते हैं हमारे शेडेड पार्ट का एरिया। तो शेडेड पार्ट का एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया शेडेड पार्ट का, रेक्टेंगल है वो,
तो कैसे निकालेंगे, वापस से l इंटू बी लगाएंगे। l हमको पता चल गया है 8 है और b है हमारे पास 4, तो ये हो गया हमारा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में और सॉल्व करने में हमको डिफिकल्ट लगता है, बट उतना डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली। हमको सिर्फ शेडेड पार्ट का एरिया निकालना था, तो तीनों का जो एरिया दिया हुआ था उसमें से हमने शेडेड पार्ट का एरिया आराम से निकाल लिया। आप एक काम और भी कर सकते थे, आप क्या है इस पूरे का एरिया निकालकर तीनों जो एरियाज हैं उनको माइनस करते तो भी शेडेड पार्ट का एरिया आपको मिल जाता, लेकिन उसके लिए भी आपको ये लेंथ पूरी चाहिए रहती और ये वाली लेंथ भी आपको पूरी चाहिए रहती। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोहन साइकिल फ्रॉम हिज हाउस टू द पोस्ट ऑफिस, देन टू द मार्केट, then to the hospital, and then he went to his house. The distance are marked in the given figure. What is the total distance covered by Rohan? तो कुछ भी नहीं करना है, जितना भी वो घूमा है चारों तरफ, हमको बस सारे डिस्टेंस को आपस में ऐड कर देना है। डेसिमल्स में है, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है। डेसिमल्स को कैसे जमाते हैं आपको पता है। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये वाला 1.3, ठीक है, नहीं पहले हम हाउस से स्टार्ट करते हैं, हाउस से पोस्ट ऑफिस तक। ठीक है, हाउस टू पोस्ट ऑफिस 1.6, देन पोस्ट ऑफिस टू मार्केट 1.3, देन मार्केट टू हॉस्पिटल 6.65, ओके, एंड देन हॉस्पिटल टू हाउस 0.75। ठीक है, अब हम इनको सबको ऐड कर लेते हैं। देखो 5 5 10, carry forward 1, 6 plus 3 9 plus 1 10, 10 plus 6 16, 16 plus 7 23, 3 carry forward 2, 2 plus 1 3 plus 1 4, 6 plus 4 10. So this is 10.30. हमको किस में दिया हुआ है, किलोमीटर में। ओके, सो 10.30 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस जो है वो उसने कवर करी है, विच इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 10.3 या 10.30, डेसिमल के बाद जो है 3 भी लिख सकते हैं हम, 30 भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। अब यहाँ पर देखो आपको रोमन न्यूमरल्स दिए हुए हैं और आपको इसमें से बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो हमको ये रोमन न्यूमरल्स को सबसे पहले सॉल्व करके उनका सम निकालना पड़ेगा। XL1I, XL का मतलब क्या होता है 40 और इसका 3 यानी कि 43, प्लस XL 40 प्लस 4 यानी कि 44, 43 प्लस 44 इज 87। ओके, सिमिलरली यहां पर देखो LX, LXX, okay, LXX is, L is 50, right, X is 10, 50 plus 10 plus 10, 70 and 9, 79 minus triple X यानी 30 and 9, 39, 79 minus 39 is 40, okay, XC is 90 and IX यानी 9, 99 minus LX यानी 60 and V triple I यानी कि 8, 68. So 99 minus 68 is 31. Okay. LVII यानी कि 50 plus 7. Okay, 50 plus 7 is 57 plus XL यानी कि हमारा 40. So 57 plus 40 is 97. ओके, तो इन सब में से ग्रेटेस्ट कौन सा है हमारा, ग्रेटेस्ट है हमारे पास ये वाला नंबर। ओके, यानी कि ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एवरीडे मैथमेटिक्स से हमारा 7th क्वेश्चन है। मिस्टर गुप्ता बॉट अ हाउस फॉर ₹16,72,000. He spent ₹12,582 on the furniture and ₹8,540 on buying the curtains. Then he spent another ₹5,675 for preparing the front lawn of the house. How much money did he spend altogether? Okay, तो हमको सबको all together का क्या मतलब है? All together का मतलब है हमको यहाँ पर करना है add.
ठीक है, कुछ एक टर्म्स होती हैं जिनसे आप पहचान सकते हो कि वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या करना है। हर एक वीडियो में मैं यही बोलती हूँ कि उस पर ऑलरेडी एक वीडियो मेरा बना हुआ है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगी मैं, तो आप जाकर देख सकते हो कि वर्ड प्रॉब्लम्स को हम कैसे पहचान सकते हैं। ओके, तो अभी हम सारे जितने भी उन्होंने एक्सपेंसेस किए हैं घर को खरीदने में, उसका फर्नीचर बनाने में, उसके कर्टन्स खरीदने में या लॉन बनाने में, उन सबको हमको ऐड कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो घर खरीदा 16,72,000। ठीक है, उसके बाद 12,582 खर्च किए हैं फर्नीचर पे, देन 8,540 खर्च किए हैं कर्टन्स पर, उसके बाद 5,675 खर्च किए हैं लॉन पर। तो इन सबको हमको ऐड कर देना। जब आप इन सबको ऐड करोगे सो यू विल गेट द आंसर 16,98,797 which is in option B. So option B is the correct answer. जब भी ऐड करोगे तो ध्यान रखना प्लेस वैल्यू की, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh एंड 10 लाख। तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से ही नंबर्स को एक के नीचे एक जमाना, फिर उसको ऐड करना। ठीक है, 8th क्वेश्चन है, मिनी टुक 35 minutes टू कंप्लीट हर होमवर्क, शी फिनिश्ड हर होमवर्क एट 12:05 PM। ओके, 12:05 PM पर उसका होमवर्क जो है वो उसने फिनिश कर दिया। What time did she start doing her homework? 35 minutes उसको टोटल लगते हैं होमवर्क करने में। ठीक है, 35 मिनट्स उसको टोटल लगते हैं। 12:05 पर उसने अपना होमवर्क फिनिश कर दिया। तो इसमें से आप पीछे जाओगे 35 मिनट्स 12:05 में से, तो कितना होगा? सबसे पहले तो ये देखो 5 मिनट ये और ये 5 मिनट, इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा राउंड फिगर में हमारा 12 PM। अब कितने उसमें से बचे हैं? 30 मिनट्स हमको 12 PM में से और माइनस करने हैं 30 मिनट्स। तो जब आप वॉच में पीछे जाओगे 12 PM से 30 मिनट्स, सो इट विल बी 11:30 PM। ओके, 11:30 AM, सॉरी AM, because after 12 it will be PM. So 11:30 AM is in option B. So option B is the correct answer for this question. वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, अचीवर सेक्शन आ गया है और इसका 9th क्वेश्चन है हमारे पास। मोनू इज थिंकिंग ऑफ अ 4-digit नंबर हैविंग ऑल डिफरेंट डिजिट्स। अब 4-digit नंबर है तो भाई देखो हम ऐसे लिख लेते हैं 1, 10, 100 एंड 1000। ठीक है, इससे हमको सॉल्व करने में थोड़ा इजी रहेगा। 1 by 1 हम पढ़ते जाएंगे कंडीशंस। सो द यूनिट प्लेस डिजिट इज द ग्रेटेस्ट 1-digit नंबर। ग्रेटेस्ट 1-digit नंबर इज 9, ये तो हम सबको पता है। ठीक है, when the 10th place digit is divided by the 1000th place digit, the quotient is 2। ठीक है, इस पॉइंट को हम ध्यान में रखते हैं, लेकिन इससे हमको कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सा डिजिट आएगा 1000 प्लेस पर या फिर 10th प्लेस पर। द डिफरेंस बिटवीन द 10th एंड 100th प्लेस डिजिट इज 1। इससे भी हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि एग्जैक्टली कौन सा जो डिजिट है वहां पर आएगा। लास्ट पॉइंट है द 1000th प्लेस डिजिट इज डबल ऑफ 2। 2 का डबल क्या होता है? 2 का डबल होता है 4, है ना। तो 1000 प्लेस के डिजिट है हमारे पास 4। अब हम आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पर। When the 10th place digit is divided by the 1000 place digit, the quotient is 2। 10th प्लेस के डिजिट को जब 1000 प्लेस के डिजिट ने डिवाइड किया तो आंसर आया 2, यानी कि 10th प्लेस के डिजिट पर क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए, तभी तो 4 से उसको डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा, है ना। तो 10th प्लेस के डिजिट पर हम 8 रख देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 10th एंड 100th प्लेस डिजिट इज 1। 10th और 100 प्लेस के डिजिट में 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब डिफरेंस बोला है, देखो यहाँ पर डिफरेंस बोला है, यानी कि जो 100 प्लेस का डिजिट है वो कम है, तो हम यहाँ पर रखेंगे इसको 7। सो 4, 7, 8, 9 इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 10th question is the given figure is made up of a square and a rectangle. The breadth of a rectangle is 1/3 of the length of edge of the square. Square की जो edge की length है, यानी कि उसकी जो sides की length है, उसका 1/3 जो है वो rectangle की length है। If the area of whole figure is 384 square meter, whole figure area हमको कितना दिया है? whole area 384 स्क्वायर मीटर।
सेंटीमीटर। ओके, और हमारे पास हमको एक चीज और दी हुई है, वो दी हुई है स्क्वायर की साइड। ठीक है, तो साइड ऑफ स्क्वायर हमको क्या दिया हुआ है? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 18 इंटू 18। 18 इंटू 18 इज 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब देखो हमको क्या बोला है कि ये जो इसकी ब्रेथ है, यानी कि एरिया रेक्टेंगल की ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 1/3 ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, यानी 1/3 ऑफ 18, तो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। राइट, 6 सेंटीमीटर हमको इसकी ब्रेथ मिल गई। अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया हम कैसे निकालेंगे? देखो, होल एरिया में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे। स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमको ये रेक्टेंगल का एरिया हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो होल एरिया कितना था? 384 माइनस 324, तो हमको मिल गया है 60 सेंटीमीटर। ठीक, 60 सेंटीमीटर मिल गया। अब देखो मैं यहां पर साइड में सॉल्व कर देती हूं इसको। हाँ, तो अब रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास आ गया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ब्रेड्थ हमने ऑलरेडी पता कर ली है 6 सेंटीमीटर, तो लेंथ अब हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? R इक्वल्स टू L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 60, L हमको पता करना है, B है 6, तो L इक्वल्स टू 60 अपॉन 6 इज 10 सेंटीमीटर। So 10 centimeter is in option C. So option C is the correct answer. तो ये था मेरा वीडियो फॉर क्लास 5 इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि 22-23 का सैंपल पेपर सॉल्व करना जितना आसान है उतनी ही आसानी से हम इस एग्जाम को भी क्रैक कर लेंगे। बस जरूरत है हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की और थोड़ा सा अपने दिमाग को कंसंट्रेशन के साथ कंसेप्ट को समझने की। तो और मेरे वीडियो तो हैं ही आपकी हेल्प के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। पसंद आया हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।